सो स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स वर्सेस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है आपके लिए, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, बिकॉज मेरे प्रीवियस वीडियोस में ये कॉमन क्वेश्चन आया था। मैंने एक ईटीएफ्स के बारे में वीडियोस बनाया था जिसमें लोगों ने पूछा था कि लिक्विडिटी इशू होता है क्या ईटीएफ्स में, शुड वी रादर इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स कंपेयर टू ईटीएफ्स, और शुड वी बाय पैसिवली और एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, इंडेक्स फंड्स वर्सेस ईटीएफ्स में से कौन सा बेटर है। तो शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहली बात, इन्वेस्टिंग। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास दो मेजर बकेट्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आपके पास स्टॉक्स हैं, आपके पास फंड्स हैं, ठीक है। अब मैं पर्सनली दोनों में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं हर चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ, और इसीलिए लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है मेरे वीडियोस देख के। आप देख सकते हो कि इवन तो मेरी लार्जेस्ट होल्डिंग एक ईटीएफ है, मेरी सेकंड लार्जेस्ट होल्डिंग भी एक ईटीएफ है, थर्ड भी एक ईटीएफ है, बट उसके बाद आप देखो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स भी हैं यहाँ पे। सो आप देख सकते हो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, एंड इंडेक्स फंड भी है, मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड है। तो मैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंट, बट ओवरऑल मैं अपना पोर्टफोलियो एक प्रपोर्शन और फॉर्मूला के हिसाब से स्प्लिट करता हूँ, विच इज़ 40-30-20-10। 40% लार्ज कैप इंडिया, उसके बाद 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप एंड 10% यूएस। तो मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं, बट जो आप लोग हो, आप ऑडियंस हो, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता वीडियोज़ में, इसीलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ये वाला, जिसमें मैं आई एक्सप्लेन यू वाई आई पिक वॉट काइंड ऑफ फंड, ठीक है। तो कॉमन क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मिस्टर अरविंद ने भी ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट अबाउट लिक्विडिटी इन द ईटीएफ्स, ये एक इशू हो सकता है क्या। समवन हैज़ आस्क्ड द प्राइस डिफरेंस अबाउट एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ एंड निफ्टी 20। तो ये सारे लोगों के क्वेश्चन हम लोग आंसर कर देंगे इसके अंदर। एंड यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, आई थिंक अखिल के अखिल ने पूछा है, कुड देयर बी अ सिचुएशन वेर इफ वी इन्वेस्ट इन ईटीएफ्स and we are not able to sell them, which is the same question, which is the liquidity. Someone has said ETF is the future in India. So thank you all of you guys, विकास भाई, आपके क्वेश्चन के लिए भी। तो अब हम देखते हैं इसको, पूरे फॉर्मूले को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो स्टॉक्स की सबसे पहले बात करते हैं। तो स्टॉक्स में क्या होता है, जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो यू बेसिकली बाय शेयर्स इन इंडिविजुअल कंपनीज, आप डायरेक्टली उस कंपनी में खरीदते हो। तो जैसे कि अगर आपने कोटेक बैंक खरीदा हुआ है तो आपने डायरेक्टली कोटेक बैंक में अपना पैसा लगाया हुआ है। जैसे जैसे प्राइस कोटेक बैंक के शेयर का इंक्रीज होगा, आपके उस पैसे की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब ये किसके लिए अच्छा है, मेरे हिसाब से दिस इज गुड फॉर लर्निंग। मैंने अपनी जर्नी ऐसे ही शुरू की थी। आई वॉज नेवर इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स, आई वॉज मोस्टली डूइंग म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स। तब उस टाइम पे मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता था। बट अगर आप अच्छे से टाइम डेडिकेट कर सकते हो and you want to learn about this game and the industry, then this is a good way to do it. However, most investors will lose their money if they trade too much in the stocks, and if they get into day trading and things like that, then it gets risky. So unless it's from a learning perspective for long term wealth creation or for financial independence or early retirement, I wouldn't really go with the stock options. मेरे पोर्टफोलियो में 9 स्टॉक्स हैं विच आई कॉल माई नवरत्न, जो मैं लेके रखता हूँ। मुझे कंपनीज पसंद हैं, आई लाइक टू इन्वेस्ट इन इट, बट जैसा कि मैंने बताया कि मेरा पोर्टफोलियो स्प्लिट बहुत क्लियर है। एंड ये जो कंपनीज हैं ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं, एंड आई वुडंट रियली बी इम्पैक्टेड इन द लॉन्ग टर्म विद दीज कंपनीज, बिग बैंक्स, बिग कंज्यूमर कंपनीज एक्सेट्रा। तो ये तो स्टॉक्स की बात हो गई। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, फंड्स, राइट। तो फंड्स को मैंने दो डिफरेंट, आप देख सकते हो, कैटेगरी में यहाँ पे कैटेगराइज किया है। अपने पास म्यूचुअल फंड्स हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपने पास एक्टिवली मैनेज फंड्स है। आप ऐसे इमेजिन करो कि एक फंड मैनेजर बैठ के आपका पैसा लेके डिफरेंट एलोकेशन के हिसाब से डिफरेंट कंपनीज में लगा रहा है। ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, और वो ये चाहता है कि वो उस इंडेक्स को बीट कर देगा जिस इंडेक्स के साथ ये फंड एज अ रेफरेंस चल रहा है। तो हर एक एक्टिवली मैनेज फंड का इंडेक्स अलग हो सकता है। एक लार्ज कैप फंड टिपिकली हो सकता है निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स को बीट करना चाह रहा हो, है ना। एक मिड कैप एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड हो सकता है मिड कैप इंडेक्स को बीट करना चाह रहा है, राइट, इन मोस्ट लाइकलीहुड। तो इस पे डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में फंड आता है, और उस कैटेगरी के हिसाब से वो इंडेक्स डिसाइड होता है। तो एक्टिवली मैनेज फंड की बात कर लेते हैं। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू बीट द इंडेक्स, बिकॉज एक आदमी बैठ के आपका पैसा मैनेज कर रहा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर एक्सपर्टीज, देयर एक्सपीरियंस, एंड इन एक्सचेंज फॉर दैट दे विल चार्ज अ हैवी मैनेजमेंट फी, जिसको हम लोग बोलते हैं TER, या टोटल एक्सपेंस रेशियो, जो उस म्यूचुअल फंड का है, ठीक है। अब इसमें जो फन फैक्ट है यहाँ पे वो ये है कि मोस्ट लार्ज कैप फंड्स
even though they charge this hefty management fee, they never beat the index. तो अगर ये लार्ज कैप फंड्स इंडेक्स को बीट नहीं कर रहे हैं और आपसे फीस चार्ज कर रहे हैं, तो क्यों पैसा लगाना है उसमें, राइट? सो सिंपल सा इसमें कंक्लूजन आता है कि लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स, आप ऐसे इमेजिन करो कि ये दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, होते ही नहीं है लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स। तो आपका पैसा हमेशा सही जगह पे जाएगा, आप ये गलती नहीं करोगे। तो मैंने की हुई है ये गलती, लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में मैं पैसा लगाता था, बट after learning about personal finance, I'm self-educated about personal finance, and I've built my portfolio to a few crores now. So I learned all of these things on the way, and I never put my money on a large cap actively managed fund. ये गलती मैं नहीं करूँगा। पर किस चीज़ में अच्छा है एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स, एंड व्हाट कैन यू एक्चुअली यूज इट फॉर, इज मिड कैप एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट्स। इन दो टाइप के इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बिकॉज द यूनिवर्स इज सो बिग, इतने सारे मिड कैप फंड्स हैं, इतने सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं, कि अगर आप डायरेक्टली इंडेक्स में पैसा लगा दोगे तो हो सकता है कि इनमें से बहुत सारी कंपनीज जो इंडेक्स में हैं वो कल को ना रहें, राइट, या फेल हो जाएं, या उनको कोई बैठ के अगर देख रहा हो, स्टडी कर रहा हो, एज लॉन्ग एज यू फाइंड द राइट people to do it, then it will be better. And there are more funds in mid cap and small cap category that beat the index compared to the large cap category, जहाँ पे mostly index को beat करते ही नहीं है, right, funds। तो large cap actively managed mutual funds में पैसा नहीं लगाना है। मिड कैप और स्मॉल कैप में कंसिडर कर सकते हैं। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, मैं मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ। आप ये वीडियो भी देखिएगा, 6 म्यूचुअल फंड्स जिसमें मैंने पिक किए हैं, एंड टॉप 10 ETFs वाला भी देखना। अब हम ETFs के बारे में बात करेंगे, बट अब हम पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स क्या है? दीज आर इंडेक्स फंड्स, राइट। तो ये डायरेक्टली इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं। सो द की डिफरेंस इज, while actively managed mutual funds are trying to beat the index, passively managed index funds are the index, right? तो अगर actively managed index fund नहीं कर पा रहे हैं beat, तो आप अपनी SIP उसकी जगह passively managed index fund में लगाओ। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि पैसिवली मैनेज है, इसका मतलब कोई बैठा नहीं है, ठीक है। अगर निफ्टी 50 का एलोकेशन आज की डेट में 10% HDFC, 8% ICICI फॉर एग्जांपल, अगर ये एलोकेशन है आज की डेट में, तो उसी एलोकेशन में ये पैसा आपका लगाया जाएगा पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड में बाय द एल्गोरिथम इटसेल्फ। सो इट्स नॉट अ ह्यूमन इंटरवेंशन, तो वो इंडेक्स को फॉलो करेगा। क्या ये 100% इंडेक्स को फॉलो करता है? ऑलमोस्ट। इसको हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। अगर वो 99% इंडेक्स को फॉलो करता है तो 1% का ट्रैकिंग एरर है, विच इज़ टू हाई। इतना हाई होता नहीं है। 99.9% फॉलो कर रहा है तो 0.1% ट्रैकिंग एरर है। यूजुअली ऐसा ही होता है ट्रैकिंग एरर। तो ये ज़रूर देख लेना, जिस भी आप पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें उसका ट्रैकिंग एरर कम से कम हो। इसका मतलब अगर एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है पैसिवली मैनेज, तो वो निफ्टी 50 के हिसाब से ही चले, उसी के साथ साथ चलता रहे। 0.01 0.1 कुछ % का हो सकता है, तो वो आपको चेक करना है, ठीक है। अब जो NAV होती है, जिस प्राइस पे आप इस म्यूचुअल फंड को खरीदते हो, उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू या NAV। ये एंड ऑफ डे डिसाइड होती है। तो अगर आप अपना पैसा पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड्स में लगाते हो तो आप उस NAV पे खरीदते हो पर यूनिट ऑफ द फंड, ठीक है। और जब आप बेचते हो तो जो उस दिन उसका NAV है एंड ऑफ डे पे, उस पे आप बेच देते हो। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इसकी वजह से इसमें हाई लिक्विडिटी। आप किसी भी दिन चाहे इसको बेच सकते हो, किसी भी दिन चाहे इसको खरीद सकते हो। यहाँ पे कोई लिक्विडिटी का इशू नहीं है, जो एक क्वेश्चन कमेंट्स में था कि ETF के साथ ये कंसर्न हो सकता है कि आपके पास इनफ बायर्स नहीं है बेचने को। उस पॉइंट को भी मैं एड्रेस करूंगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा ETF में इन्वेस्ट करता हूं, तो ऑब्वियसली मैंने उसके बारे में सोचा होगा। बट क्लियर एडवांटेज पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड का है हाई लिक्विडिटी। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज जो मेरे हिसाब से है वो SIP। जो लोग बैठ के रोज़ या हफ्ते में एक बार अपने काइट पे जाके या महीने में एक बार काइट पे जाके अपना ETFs नहीं खरीदना चाहते, तो उनके लिए एक SIP चलती रहेगी। एंड यू डोंट इवन नीड अ डीमैट अकाउंट टू, बिकॉज यू नॉट ट्रेडिंग, राइट। सो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो। So which one is the best for long-term investing? Passively managed index funds are really good for long-term investing because आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब आप बोलोगे यार ऋषभ तुम्हारे पोर्टफोलियो में तो पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड बहुत कम है ना, और तुम कह रहे हो कि वो बेस्ट है। तो गाइज, यूट्यूबर्स जो पर्सनल फाइनेंस वाले हैं वो सब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बट क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा रहा हूँ तो आप कंपेयर कर सकते हो कि एक्चुअली जो होता है पोर्टफोलियो में वो कभी कभी इधर उधर हो सकता है। एंड द रीजन फॉर दैट इज, दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। आई स्टार्टेड विद ETFs, आई वाज आल्सो ट्रेडिंग देम एट सम पॉइंट।
फिर मैं ट्रेडिंग से बाहर निकला, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि आई एम डिसिप्लिन्ड इनफ कि मैं काइट में जाके ये ETF खरीदता रहूँगा। एंड मुझे थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा था, मुझे किक मिल रही थी थोड़ा सा टाइम करने में अपने ETFs को कि यार अभी निफ्टी 20 डाउन है एंड मार्केट फॉर एग्जांपल फियर में है, तो मैं जाके ग्रीड की साइड लेके मैं जाके खरीद लूँगा ETF। मुझे उसमें किक मिल रही थी तो मैंने ये ले लिया। कोई भी पर्सनल फाइनेंस यूट्यूबर अगर अपनी शेयर स्क्रीन करेगा तो बहुत सारी चीज़ें ऑफ होंगी जो वो बोलते हैं उससे, एंड दैट इज़ वाई आई लाइक टू शेयर दिस एंड टेल यू कि इसी की वजह से मेरा पोर्टफोलियो ऐसा बन गया है। बट अगर कोई मेरा दोस्त है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं यार मुझे आज पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है, स्टार्ट करना है, तो मैं उनको यही सजेशन देता हूँ कि आप निफ्टी 20 ETF की जगह आप नैवी निफ्टी 50 या किसी एक लो कॉस्ट पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड के निफ्टी 50 में पैसा लगा। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, और अगर मैं भी आज से शुरू कर रहा होता तो मैं भी यही करता। अभी क्योंकि मेरी सर्कमस्टेंसेज ऐसी हैं कि आई हैव बिल्ट अ हैबिट एंड आई एम गेटिंग द किक आउट ऑफ इट, आई एम कंटिन्यूइंग विद ETFs, नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल वे टू डू इट। ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखना कि यूट्यूब वीडियोस में पर्सनल फाइनेंस यूट्यूबर्स सबसे ऑप्टिमल चीज़ बताना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि वो आप लोगों को बताना चाहते हैं, बट उनके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच हो सकती है। अगर वो एक परसेंटेज बोल रहे हैं एलोकेशन का रेकमेंड करें, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जैक्ट परसेंटेज उनके पोर्टफोलियो में होगा। हो सकता है उन्होंने कुछ महीनों से रीबैलेंस ना किया हो अपना पोर्टफोलियो, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर लिए हो जो वो अभी नहीं बेचना चाहते और उसको होल्ड करना चाहते हैं, उसके बाद वो अपना पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। मैंने लिटरली कंसल्टिंग की है बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस यूट्यूबर्स के साथ, पेड कंसल्टिंग सेशंस में आया हूँ, 5 to 10,000 रुपीज़ पर सेशन पे करके सेशंस में गया हूँ, एंड आई हैव सीन दैट दे हैव स्पोकन अबाउट दीज थिंग्स। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसी ने ETF ले लिया इंडेक्स फंड की जगह। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इन चीज़ों में, ठीक है। हम लोग ऑप्टिमाइजेशन की जगह फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। इवेंचुअली दोनों चीज़ें इंडेक्स में इन्वेस्ट करती हैं। येस, ETF का एक एडवांटेज ज़रूर है कि उसमें एक्सपेंस रेशियो और भी कम होता है। वैसे भी पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड का भी एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज फंड, बट ETF में और भी कम होता है। तो ETF में क्या होता है कि they are the index. Again, the difference is passively managed index funds are the index and ETFs are the index which are traded like stocks. तो आप काइट पे जाके ट्रेड कर सकते हो, आपको कॉइन पे जाके SIP करने की ज़रूरत नहीं है, एंड वो एक रियल टाइम प्राइस पे ट्रेड होते हैं। तो अभी इस टाइम पे जो प्राइस है जिस पे वो ETF ट्रेड हो रहे हैं, आप उस पर बाय और सेल कर सकते हो, अनलाइक पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड जहाँ पे NAV एंड ऑफ डे एडजस्ट हो रहा है। दे आर फॉर श्योर इवन चीपर देन पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड। मतलब 0.1% का भी आप एक्सपेंस रेशियो, 0.01%, आई डोंट नो एग्जैक्टली, चेक करते हैं यहाँ पे जाके, उतना भी आप एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप मेरे इस पे देखोगे निफ्टी 20 टिकर टेप पे जाके देख लेते हैं, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि देखो इसका पीयर कंपैरिजन भी देखेंगे हम लोग। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.04% है ना, और पीयर्स के साथ कंपेयर करके आप देखो इसको, तो ऐसे ही आपको दिखेंगे 0.04%। ICICI का 0.03% है, तो ये निग्लेजिबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं इतने करोड़ रुपए लगा रहा हूँ तो मुझे पैसे बचाने एक्सपेंस रेशियो के लिए, ये मेरा पॉइंट नहीं है। बट मैंने ETFs जैसा कि आपको बताया कुछ रीजंस के लिए लिया था, एंड आई एम कंटिन्यूइंग टू एन्जॉय इट, सो आई एम कीपिंग दैट, ठीक है। तो मुझे जज मत करना है इस चीज़ पे कि मैं आपको बताऊंगा पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड्स लो, बट मैं खुद ETF ले रहा हूँ, एंड दैट इज़ जस्ट हाउ इट इज़। एंड अगर आज से मुझे कुछ शुरू करना होता है एंड आई वांटेड टू बी कम्प्लीटली हैंड्स ऑफ, आईड रादर बाय द पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड्स एंड फोकस ऑन माई वर्क, जो मेरा काम है ना, ठीक है। तो दे आर चीपर एंड दे आर डेफिनेटली गुड फॉर ट्रेडिंग। सो फाइनल आंसर, व्हाट इज़ द बेस्ट वन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग? Passively managed index funds. And for small cap and mid cap, actively managed mutual funds, depending on which one you pick। तो उसके लिए आप 6 म्यूचुअल फंड्स वाला ज़रूर वीडियो देख लेना, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा एक्चुअली आपको पिक करना चाहिए। तो लिक्विडिटी का इशू भी एड्रेस कर लेते हैं। क्यों मुझे ये कंसर्न नहीं लगता है? बिकॉज लिक्विडिटी सबसे बड़ा पॉइंट था सारे कमेंट्स में। तो दोस्तों पिछले 4-5-6 साल में अच्छी खासी ट्रेडिंग वॉल्यूम है। आप जाके ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देख सकते हो ETFs की, काइट पे जाके आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देख सकते हो, कितने यूनिट्स बाय सेल हो रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग वॉल्यूम है। इंडिया में ETFs बहुत अच्छे से पिक हो रहे हैं और मेरे ख्याल से फ्यूचर में भी पिक होंगे, क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग टर्म सोचता हूँ। मुझे 10 साल 15 साल के होराइजन के हिसाब से चल रहा हूँ मैं, तो मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है
कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा आप अपना इमरजेंसी फ़ंड रखो। मैं अपना कुछ पैसा डेट फंड में भी रखता हूँ जो मैं कभी भी निकाल सकूँ। तो ऐसा लकीली नहीं होगा कि आज मुझे अपने सारे सडनली ETFs सेल करने पड़े, और अगर करने भी पड़ेंगे तो क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर ETFs हैं, इनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छी खासी है। येस, आई अग्री कि कुछ 5-6 साल पहले ये काफ़ी बड़ा इशू हो सकता था लिक्विडिटी का, बट आज की डेट में इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे हिसाब से। कल को आपने खरीद लिया ETF तो मुझे मत बोलना यार मैं बेच नहीं पा रहा, बायर नहीं है। और अगर कोई अच्छा ETF है जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं खरीद लूँगा आपसे। आई नेवर माइंड बाइंग ETFs, बट that is just me. So that's all for this video. Hope this was educational and hope you understood the differences between all these. तो अब आप एक informed decision बना सकते हो, but जैसा कि सब लोग बोलते हैं और ये सच है, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई हैव सेल्फ लर्नड माई जर्नी। तो अगर सभी वाले यहाँ हैं तो उनको बता देना कि इन्होंने बता दिया था डिस्क्लेमर, एंड आएंगे तो अच्छा लगेगा, इट विल बी एन ऑनर इफ दे विजिट माई चैनल। बट सिंस आई डोंट रियली हैव at least for now any sponsorships or affiliates, I'm just being able to share जो मैंने ऑनेस्टली मेरी जर्नी हुई है और उसके से मेरी क्या लर्निंग हुई है। एंड जैसा कि मैंने आज यहाँ से कमेंट्स उठाए उनको आंसर किया, अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कर देना, तो उसके बाद मैं अगले वीडियो में इसको उनको आंसर कर सकता हूँ। ठीक है, चलो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।